आज हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की इकॉनमी के बारे में और समझेंगे उसके प्रॉब्लम्स और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स को। दोस्तों, वेस्ट बंगाल फॉर्मर बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा है जिसके अंडर पहले बिहार, उड़ीसा, असम और मॉडर्न डे बांग्लादेश आते थे। बंगाल के बारे में ये कहावत रही है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बंगाल इंडिया एनलाइटमेंट का सेंटर रहा है जहां 19th और 20th सेंचुरी के कुछ सबसे महान इंडियन इंटेलेक्चुअल्स और फ्रीडम फाइटर्स का जन्म हुआ है। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, आर.सी. दत्त, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिग्गजों ने दुनिया भर में अपने इंटेलेक्ट और साहस के चलते नाम कमाया। बंगाल का इंडियन एनलाइटमेंट का सेंटर बन के उभरना उसकी फ्लरिशिंग इकोनॉमिक कंडीशन से भी कनेक्टेड है। जिस दौर में इंडिया के कई रीजन्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम के चलते गरीबी और इम्पोवरिशमेंट झेल रहे थे, उस दौर में बंगाल इकोनॉमिकली फ्लरिश कर रहा था और यही कारण है कि यहाँ एक इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो पाया। फ्रेंच ट्रैवलर फ्रांसोइस बर्नियर 17th सेंचुरी बंगाल को डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि बंगाल उस समय के प्रॉस्परस कंट्री इजिप्ट से भी ज़्यादा प्रॉस्परस था। बंगाल एक मेजर एक्सपोर्ट सेंटर था जहाँ से एबेंडेंस में कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर और बटर जैसे कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट होते थे। साथ ही खुद के सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए वो इनफ व्हीट, वेजिटेबल्स, ग्रेन एक्सेट्रा भी प्रोड्यूस करता था। फिशेज़ यहाँ की डेलिकेसी तब भी थे और आज भी हैं, और बर्नियर कहते हैं कि बंगाल में ऑलमोस्ट हर तरीके के फिशेस का प्रोडक्शन होता था। इसके अलावा यहाँ राजमहल हिल से लेकर बे ऑफ बंगाल तक एक ब्रिलियंट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स था जो नेविगेशन और इरिगेशन में यूज़ होता था। बंगाल के ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री का पूरे भारत में कोई कंपैरिजन नहीं था। इसके अलावा ढाका और मुर्शिदाबाद का टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज शायद बनारस और मालवा के टेक्सटाइल से भी ज़्यादा रिच थे। लेकिन गंगा डेल्टा के फर्टाइल लैंड में लोकेटेड बंगाल अचानक से फैमिन्स और लो ग्रोथ रेट का शिकार हो गया। यहाँ तक कि इंडिपेंडेंस के बाद भी ये स्टेट कई दशकों तक प्रॉब्लम्स फेस करता रहा। मॉडर्न डे वेस्ट बंगाल के बारे में जनरल परसेप्शन ये है कि कभी इंटेलिजेंसिया, रिफॉर्म्स और ब्रदरहुड जैसे आइडियाज़ को जन्म देने वाला ये स्टेट आज पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस का सेंटर बना हुआ है। इस कॉन्टेक्स्ट में आज हम पहले ये समझेंगे कि बंगाल के इस डाउनफॉल के क्या कारण थे और बाद में हम उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करते हुए जानेंगे कि बंगाल अपनी लॉस्ट ग्लोरी को कैसे वापस अचीव कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, बंगाल अपनी प्रॉस्पेरिटी के चलते ही शायद ब्रिटिश कॉलोनियल एम्बिशंस का पहला सेंटर बना, जहां 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद ब्रिटिशर्स ने अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। यहां अपने पॉलिटिकल कंट्रोल के चलते ब्रिटिशर्स ने वहां के दीवानी या रेवेन्यू राइट्स अपने हाथों में लिए और एग्रीकल्चर से आने वाला सारा रेवेन्यू अप्रोप्रिएट करने लगे। इस रेवेन्यू से उन्होंने दो काम किए। पहला ये कि उन्होंने इसी पैसे से इंडियन रॉ मटेरियल्स जैसे कि कॉटन और फिनिश्ड गुड्स जैसे कि टेक्सटाइल एक्सेट्रा परचेज किए और उसे फॉरेन मार्केट्स में बेचे और मैसिव प्रॉफिट्स कमाए। पर यह एक स्कैम था क्योंकि पहले इन्हीं गुड्स के लिए वो ब्रिटेन से लाए हुए गोल्ड और सिल्वर में पेमेंट करते थे, लेकिन अब वो इंडिया में ही कलेक्टेड रेवेन्यू से इन गुड्स का पेमेंट करने लगे, यानी वो ये गुड्स अब फ्री में खरीद रहे थे। दूसरा ये कि बंगाल के ही रेवेन्यू से ब्रिटिशर्स ने बाकी के इंडिया में अपने वॉर्स लेड और वहाँ अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश किया। इसलिए बंगाल का एक्सप्लॉयटेशन वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा था, क्योंकि इनिशियली ब्रिटिशर्स को बाकी एरियाज़ में एक्सपेंड करना था और इसलिए उन्होंने बंगाल को ओवर एक्सप्लॉइट किया। लेकिन एक बार उनका कंट्रोल पूरे इंडिया में फैल गया तो बंगाल जैसे एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन की उतनी ज़रूरत नहीं थी और शायद इसीलिए वेस्टर्न और सदर्न इंडियन स्टेट्स बेटर कंडीशन में रहे। इसके बाद ब्रिटिशर्स ने यहाँ 1793 में परमानेंट सेटलमेंट नाम की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इंट्रोड्यूस कर एक सिस्टमैटिक तरीके से यहाँ के फ्लरिशिंग एग्रीकल्चरल सेक्टर को बर्बाद कर दिया। इस सेटलमेंट सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं, जिसके तहत कुछ जमींदार एग्रीकल्चरल लैंड के मालिक बना दिए गए, जबकि इंडिया में इससे पहले राजा भी लैंड पर अपने अधिकार या ओनरशिप का दावा नहीं करते थे। एग्रीकल्चरल लैंड जनरली कम्युनिटी ओन्ड थी। लैंड रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया जो काफ़ी हाई था और ब्रिटिशर्स को इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता था कि प्रोडक्शन हुआ या नहीं। उन्हें किसी भी हालत में रेवेन्यू चाहिए था और इसके लिए जमींदारों ने किसानों को प्रेशराइज कर रेवेन्यू कलेक्शन चालू किया।
इसने किसानों को और गरीब कर दिया और पॉपुलराइजेशन नाम के फिनोमिनन का जन्म हुआ, जिसके चलते एक लार्ज लैंडलेस लेबरर क्लास की किस्मत ब्रिटिशर्स और जमींदारों की मर्जी पर डिपेंडेंट हो गई थी। इन किसानों ने रेवेन्यू पे करने के लिए मनी लेंडर से लोन भी लिए, जिन्होंने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन देकर इन किसानों को एक्सप्लॉइट किया। ब्रिटिश लूट और पॉलिसीज के चलते 1770 से 1943 के बीच बंगाल ने कई बार फैमिन्स फेस किए। 1943 के द ग्रेट बंगाल फैमिन में लगभग 30 लाख लोग भुखमरी से मारे गए। ब्रिटिश पॉलिसीज ने बंगाल के फ्लरिशिंग हैंडलूम इंडस्ट्री को भी रून किया, वैसे ही जैसे बाकी एरियाज में। ढाका में बनने वाले मुस्लिम क्लोथ और मुर्शिदाबाद के कोसिम बाजार का सिल्क डोमेस्टिकली और फॉरेन लैंड्स दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में था, लेकिन ब्रिटिशर्स की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ के चलते इंडियन टेक्सटाइल्स को ब्रिटेन में काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस फेस करने पड़े इन द फॉर्म ऑफ हाई कस्टम ड्यूटी। कई बार तो इंडियन क्लोथ्स में ब्रिटिशर्स ने बैन लगाने का भी काम किया। साथ ही ब्रिटेन ने मशीन मेड सस्ते मैनचेस्टर क्लोथ्स को इंडिया में अपने पॉलिटिकल कंट्रोल के चलते इंट्रोड्यूस किया, जिसने इंडियन टेक्सटाइल का डोमेस्टिक मार्केट भी खत्म कर दिया। इसके अलावा मुर्शिदाबाद के सिल्क वीवर्स पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने फैक्ट्रीज के बाहर काम करने पर बैन लगा दिया और उन्हें फोर्सफुली अपनी फैक्ट्रीज में काम करने पर मजबूर कर दिया। ढाका की वीवर कम्युनिटी सडनली डिसअपियर हो गई और मुर्शिदाबाद के वीवर्स स्लेवरी जैसी कंडीशन में चले गए। इसने एक वेव ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जन्म दिया, जिसने ऑलरेडी क्राइसिस झेल रहे एग्रीकल्चर पर और ज्यादा प्रेशर बढ़ा दिया। दोस्तों, ब्रिटिशर्स ने बंगाल से असम को 1874 में ही अलग कर दिया था, जहां फेमस और फ्लरिशिंग टी प्लांटेशंस क्रिएट किए गए थे। 1912 में बिहार और उड़ीसा को भी बंगाल के कंट्रोल से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन बंगाल का सबसे बड़ा लॉस हुआ 1947 के पार्टीशन के बाद, जिसकी पॉलिटिक्स 1905 में ही ब्रिटिशर्स ने शुरू कर दी थी। अपनी विशियस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के चलते ब्रिटिशर्स ने बंगाल को ईस्ट और वेस्ट बंगाल में डिवाइड किया था। ईस्ट बंगाल यानी मॉडर्न डे बांग्लादेश मुस्लिम डोमिनेटेड था, वहीं वेस्टर्न पार्ट हिंदू डोमिनेटेड। लेकिन इंडियन लीडर्स के एग्रेसिव ऑपोजिशन के चलते 1911 में इसे अंडू किया गया, पर इस डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहा और फाइनली 1947 में पार्टीशन के बाद ईस्टर्न बंगाल को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया गया। इकोनॉमिकली इसका सबसे बड़ा नुकसान था गोल्डन फाइबर यानी फ्लरिशिंग जूट इंडस्ट्री का डाउनफॉल। कोलकाता के इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज के प्रोफेसर अन्वेषा सेन गुप्ता अपने रिसर्च पेपर अनथ्रेडिंग पार्टीशन द पॉलिटिक्स ऑफ जूट शेयरिंग बिटवीन टू बंगाल्स में लिखती हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय बंगाल में जूट इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश कर रही थी, लेकिन पार्टीशन के चलते कलकत्ता की 5 जूट मिल्स बंद हो गई। इसका एक रीज़न था लैक ऑफ इनफ रॉ मटेरियल, जो ईस्टर्न बंगाल या बांग्लादेश से आता था। कुछ क्रंच के चलते जूट का प्राइस भी बढ़ गया और इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान जूट इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स बन गए, जिसने कहीं ना कहीं दोनों के इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा जूट की मॉइस्चर सोकिंग प्रॉपर्टी के चलते 60 के दशक में नायलॉन ने उसे रिप्लेस करना चालू कर दिया और जूट बैग्स की डिमांड इंडस्ट्रीज में 40 to 60% तक कम हो गई। इन सब ने मिलकर बंगाल की फेमस जूट इंडस्ट्री को भी कमज़ोर कर दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैंडेटरी जूट बैग्स पॉलिसी जैसे मेजर्स लेने पड़े ताकि इंडस्ट्रीज को फोर्सफुली जूट बैग्स यूज करवा उसकी डिमांड मेंटेन की जा सके और जूट इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सके। पार्टीशन ने टी एक्सपोर्ट हब कोलकाता से असम और त्रिपुरा के टी गार्डन्स की डिस्टेंस भी बढ़ा दी, जो पहले बांग्लादेश के थ्रू काफ़ी शॉर्टर रूट था। अब ट्रांसपोर्ट नैरो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से ही होता था। ये प्रॉब्लम केन्या, श्रीलंका, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों में चीपर वैरायटी ऑफ टी के इमरजेंस और उनके मेजर एक्सपोर्टर बन के उभरने के चलते और भी ज़्यादा एक्यूट हो गई और बांग्लादेश की दार्जिलिंग बेस्ड टी प्लांटेशंस भी चैलेंज फेस करने लगे। इसके अलावा पार्टीशन के चलते लार्ज इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज ने भी वेस्ट बंगाल के रिसोर्सेज पर प्रेशर इंक्रीज किया, जो 1946 से आगे कुछ दशकों तक चलता रहा। 1970s में भी बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के पहले भी ऐसा लार्ज रिफ्यूजी इन्फ्लक्स देखा गया। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के हिसाब से कुछ 60 लाख लोगों ने 1971 में बॉर्डर क्रॉस किया था। ब्रिटिशर्स की इन पॉलिसीज का नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी कई सालों तक कंटिन्यू रहा, जिसे रिवर्स करने की कई कोशिशों के बाद भी वेस्ट बंगाल को कई सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, एटलीस्ट 1980s तक। लेकिन वेस्ट बंगाल के प्रॉब्लम्स के कुछ कारण
पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में भी ट्रेस किए जा सकते हैं। आइए अब हम उनकी बात करते हैं। दोस्तों, वेस्ट बंगाल का जीडीपी ग्रोथ कई दशकों तक काफ़ी कम रहा, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। इसका एक मेजर कारण था वेस्ट बंगाल के इंडस्ट्रियल सेक्टर का लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन इन पब्लिक सेक्टर। यहाँ का इंडस्ट्री इनिशियली सिर्फ कुछ सेक्टर्स जैसे रेलवे, पावर, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स और बाकी के डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में ही सीमित था। इसका एक कारण लाइसेंस राज पॉलिसी भी था, जो 1990s में लिबरलाइजेशन के बाद हटा दी गई। इसके अलावा जमींदारी के चलते जिस तरह का एक्सप्लॉयटेशन इस रीजन के किसानों का हुआ, उसके चलते 1960s में शुरू हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी यहाँ नहीं पहुँच पाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन मेनली सिर्फ वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा तक सीमित रहा, डिस्पाइट लेस फर्टाइल लैंड कंपेयर टू बंगाल। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ पर महलवारी सिस्टम एग्जिस्टेंस में था, जिसने जमींदारी सिस्टम के कंपैरिजन में एग्रीकल्चर को कम नुकसान पहुँचाया था। इन एरियाज में जमींदार्स की पावर कंपैरेटिवली काफ़ी कम थी और इसलिए पीजेंट्स का एक्सप्लॉयटेशन भी कम हुआ और वो एग्रीकल्चर में खुद भी इन्वेस्ट करते रहे। बंगाल में पॉपुलेशन प्रेशर के चलते लैंड काफ़ी फ्रेगमेंटेड भी रही, जिसके चलते हैवी मशीनरीज का इस्तेमाल मुश्किल हो गया। 2011 सेंसस के हिसाब से वेस्ट बंगाल वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला स्टेट है, जो वहाँ के रिसोर्सेज पर एक्सेसिव प्रेशर को दिखाता है। इसके अलावा बंगाल में जमींदारों की पावर और इन्फ्लुएंस के चलते वहाँ जो भी ग्रोथ हुई वो भी लार्जली अपर क्लासेस तक सीमित रही। इस एलीट कल्चर के चलते एजुकेशन से लेकर स्किल डेवलपमेंट और इंटेलिजेंसिया सब एक अपर स्ट्रेटम से आते रहे और लार्ज पॉपुलेशन काफ़ी गरीब थी। ये क्रिटिसिज्म भी होता है कि 20th सेंचुरी के कई एलीट सोशल और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट खुद परमानेंट सेटलमेंट के बेनिफिशियरीज थे और जमींदार क्लास से आते थे, इसलिए उन्होंने लार्जली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात ही नहीं की और मोस्टली एजुकेशन, रिलीजन, सोशल रिफॉर्म, रिवाइवलिज्म, फिलैंथ्रोपी एक्सेट्रा पर फोकस करते रहे। यहाँ पर अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस जो मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए हुआ, उसने कई जगहों में स्वाम्प्स और वाटर लॉगिंग के प्रॉब्लम्स को भी जन्म दिया। इसने यहाँ की सॉइल का इरोजन किया और कई जगहों में प्रोडक्टिविटी और कम होती गई। वेस्ट बंगाल में एक रूरल अर्बन डिवाइड भी बना। वहाँ के अर्बन सेंटर्स कंपैरेटिवली मच बेटर थे देन रूरल एरियाज। इसके लिए ही 1980s में ऑपरेशन बर्गर के तहत वहाँ रैपिडली लैंड रिफॉर्म्स पॉलिसीज का ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन चालू हुआ, जिसने रूरल फार्मर्स की कंडीशन को बाद में इम्प्रूव किया। रामचंद्र गुहा कहते हैं कि वेस्ट बंगाल का क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस भी स्टैग्नेट हो चुका था, जिसने उसके इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को हैम्पर किया। शायद वहाँ ओनली सक्सेसफुल स्टेट लेड ऑपरेशन उनका लैंड रिफॉर्म पॉलिसी ही था। इसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में इंडस्ट्रियल ग्रोथ लार्जली सेंटर गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट रही, जिसका बैंक्स और लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस पर मैसिव कंट्रोल था। मिड 1960s से यहाँ पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी रैपिडली डिक्लाइन हुआ। 1947 से 1968 के बीच जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का टोटल इन्वेस्टमेंट वेस्ट बंगाल में 13% रहा, वहीं 1970s एंड 1980s में कोई सिग्निफिकेंट सेंट्रल इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं हुई। 1952 की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने जिस तरह से बिहार को नुकसान पहुंचाया, वैसे ही इसने बंगाल को भी नुकसान पहुंचाया। बंगाल छोटा नागपुर के रिसोर्स रिच रीजन के पास में था, जहां कैलकाटा पोर्ट लोकेटेड था और क्लोजनेस और पोर्ट के हिसाब से यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को सेटअप होना था। लेकिन फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी ने मिनरल एक्सपोर्ट्स को सब्सिडाइज कर दिया और इंडस्ट्रियलिस्ट ने ऑलरेडी डेवलप्ड वेस्टर्न और सदर्न रीजन्स में ही अपने इंडस्ट्रीज को एक्सपैंड किया। 1960s में यहाँ स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियनिज्म को भी यहाँ के स्लो डाउन का कारण माना जाता है, जिसके चलते वहाँ लॉकडाउन्स काफ़ी फ्रीक्वेंट थे। ऐसे एटमॉस्फेयर में ही इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करने से बचते रहे। वैसे ही लेबर एजिटेशंस और यूनियनिज्म ऑलरेडी प्रॉब्लम फेस कर रहे बंगाल की सिचुएशन के चलते ही थे, क्योंकि वहाँ लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट था और पुअर परफॉर्मेंस के चलते वर्कर्स को हमेशा ये डर रहता था कि उन्हें जॉब से निकाल दिया जाएगा। इसने बेसिकली एक विशियस साइकिल को जन्म दिया। 1980s में ये स्ट्रॉन्ग यूनियनिज्म डिक्लाइन हुआ ड्यू टू इम्प्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशंस। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि यूनियनिज्म बंगाल के प्रॉब्लम का कॉज कम और इफेक्ट ज़्यादा था। लिबरलाइजेशन ने भी बाकी स्टेट्स में अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूव किया, लेकिन वेस्ट बंगाल को ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इसका एक रीज़न था वेस्ट बंगाल में लेफ्ट गवर्नमेंट और सेंटर में लिबरलाइजेशन को सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट्स के बीच का आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। इसने सेंटर और स्टेट के कोऑपरेशन को कमज़ोर किया और लिबरलाइजेशन का फ़ायदा बाकी स्टेट्स लेते रहे। आज भी वेस्ट बंगाल में 60% से ज़्यादा लैंड एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है।
20% नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में और 20% लैंड फैलो, बैरन या फॉरेस्टेड है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो 70% से ज़्यादा लैंड एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। नॉर्थ दिनाजपुर में ये सबसे ज़्यादा है। ये वेस्ट बंगाल का एग्रीकल्चर पर ओवर डिपेंडेंसी दिखाता है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सही नहीं है। इन सब प्रॉब्लम्स के चलते 2000s में वेस्ट बंगाल का पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से कम ही रहा, इवन व्हेन लैंड रिफॉर्म्स हेल्प्ड इन बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी। दोस्तों, इससे पहले कि हम वेस्ट बंगाल की ट्रांसफॉर्मेशन और स्कोप की बात करें, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि वेस्ट बंगाल भले ही अपनी पास्ट ग्लोरी को अचीव ना कर पाया हो, लेकिन उसकी पर कैपिटा जीडीपी लार्जली नेशनल एवरेज के आसपास रही है। इकोनॉमिकली उसकी कंडीशन कभी भी बिहार, यूपी, एमपी जैसे स्टेट्स जितनी खराब नहीं हुई। खैर 21st सेंचुरी में वेस्ट बंगाल की कंडीशन कई वजहों से सुधर रही है और बंगाल अपनी पास्ट ग्लोरी अचीव कर सकता है, इसके भी संकेत दिखाई देते हैं। इसमें सबसे पहला इंडिकेटर है लार्ज फ्लो ऑफ एफडीआई। डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन यानी DPIIT के हिसाब से वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का कंबाइंड एफडीआई इनफ्लो अप्रैल 2000 से दिसंबर 2019 के बीच लगभग 5,909 मिलियन $US रहा। इसके अलावा बाकी स्टेट्स की तरह वेस्ट बंगाल में भी सर्विसेज का रैपिड ग्रोथ हुआ। 1991 से 2006 के बीच ये लगभग 7.7% से ग्रो हुआ एज कम्पेयर टू लेस देन 5% इन प्रीसीडिंग डिकेड्स। बाद में 14.43% के क्यूमुलेटिव ग्रोथ रेट के साथ टर्शरी सेक्टर फास्टेस्ट ग्रोइंग रहा है बिटवीन 2011 टू 12 टू 2018 टू 19, जबकि प्राइमरी सेक्टर सिर्फ 9.98% और सेकेंडरी सेक्टर 9.12% पर ग्रो हुआ एट द सेम पीरियड। सर्विसेज का ये हाई ग्रोथ रेट ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटीज, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के चलते हुआ। 2018 से 19 में टर्शरी सेक्टर ने लगभग 57.48% स्टेट जीडीपी में कंट्रीब्यूट किया, जबकि प्राइमरी सेक्टर का इसमें सिर्फ 21.77% था और सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड सेक्टर्स का सिर्फ 20.75% कंट्रीब्यूशन रहा। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में इंडिया के 2 मेजर पोर्ट्स लोकेटेड हैं एट कोलकाता एंड हल्दिया, जो यहाँ ट्रेड के प्रोस्पेक्ट्स को काफ़ी बढ़ा देते हैं। आसपास के मिनरल रिच एरियाज में लोकेटेड मिनरल्स और स्टील का इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ से होता है अपार्ट फ्रॉम अदर गुड्स। 2018 से 19 में इनका कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स 63.73 मिलियन टन्स था। रिसेंटली इंक्रीजिंग डिमांड के चलते कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट ने अनाउंस किया है कि हल्दिया डॉक के कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे बाय कंस्ट्रक्टिंग रिवरीन जेटीज। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हल्दिया और प्रयागराज के बीच के पूरे स्ट्रेच को नेशनल वाटरवे 1, जिसे हम NW1 भी कहते हैं, डिक्लेयर किया है। 1620 किलोमीटर लंबा ये स्ट्रेच नदर्न स्टेट्स को चीपर और ईजियर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड कर उन्हें बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट करेगा। 560 किलोमीटर लंबा हल्दिया फरक्का स्ट्रेच एक मल्टी मॉडल सिस्टम की तरह डेवलप किया गया है ताकि नेपाल, भूटान, नॉर्थ बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से कार्गोज ईजिली हल्दिया पहुंच सकें। इसके अलावा वेस्ट बंगाल में आज 12 ग्रोथ सेंटर्स हैं जो मीडियम और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करते हैं। इन्हें वेस्ट बंगाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि WBIDC ने क्रिएट किया है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी और एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग के लिए एक्सक्लूसिव ग्रोथ सेंटर्स हैं। वेस्ट बंगाल में 21 स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से 7 ऑपरेशनल हैं। वेस्ट बंगाल के मेजर इंडस्ट्रियल एरियाज जैसे हल्दिया, कोलकाता, असनसोल, दुर्गापुर और खड़गपुर हैं जो जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ 5 ऑपरेशनल IT SEZs भी हैं। दुर्गापुर, सिलीगुड़ी और हल्दिया जैसे टाउन्स सूटेबल IT डेजिग्नेशंस की तरह इमर्ज हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल प्लान कर रहा है कि देश के IT एक्सपोर्ट में वो अपना शेयर 25% तक इंक्रीज करे बाय 2030। 2016 से 17 में टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम IT सेक्टर लगभग 19,000 करोड़ क्रॉस कर गया था, जो एक बड़ा अचीवमेंट है। 2019 से 20 के बजट के हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का इस एरिया में स्पेशल फोकस है क्योंकि ये इंडस्ट्री इमर्जिंग सेक्टर है और फ्यूचर भी। इसलिए उसने $35.34 मिलियन IT एंड इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के लिए एलोकेट किए थे। अगस्त 2018 में स्टेट गवर्नमेंट ने सिलिकॉन वैली IT हब प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था ताकि IT सेक्टर में इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया जा सके। वेस्ट बंगाल आज सेकेंड लार्जेस्ट टी ग्रोइंग स्टेट है। वेस्ट बंगाल का टोटल टी प्रोडक्शन देश का लगभग 30% है।
यहाँ के मेजर टी गार्डन्स दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में लोकेटेड हैं। दार्जिलिंग टी के पास तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि जीआई स्टेटस भी है और ये अपनी गुड क्वालिटी टी के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। टी कॉनोशियर्स दार्जिलिंग टी को शैंपेन ऑफ टीज भी बुलाते हैं। वेस्ट बंगाल में 6 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स भी हैं जो डाइवर्स वैरायटी ऑफ इन्वायरमेंट्स ऑफर करते हैं फॉर एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन। इसके अलावा ये स्टेट एक लॉन्ग कोस्ट लाइन और इन्यूमरेबल वाटर बॉडीज को कंट्रोल करता है जो यहाँ इनलैंड फिशिंग और फिश कल्टीवेशन के पोटेंशियल को दर्शाते हैं। यहाँ फिश प्रोडक्शन 2011 से 12 के बीच में 1.47 मिलियन टन से बढ़कर 2017 से 18 तक 1.74 मिलियन इंक्रीज हुआ। वेस्ट बंगाल भले ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का सेंटर ना बना हो, लेकिन 1980s में अपने एग्रेसिव लैंड रिफॉर्म्स के चलते 2017 से 18 में देश का लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर रहा। इन रिफॉर्म्स के चलते ही 1990s में वेस्ट बंगाल का रेट ऑफ ग्रोथ 1970s के कंपैरिजन में लगभग डबल हो गया था। पोटैटो का भी आज ये देश का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए 2018 में स्टेट ने एग्रीकल्चर लैंड पर लगने वाले खजना नाम के टैक्स पर 100% वेवर भी दिया है। आज वेस्ट बंगाल में भी पैटर्न ऑफ एग्रीकल्चर ग्रोथ फूड ग्रेन से हटकर वैल्यू एडेड क्रॉप्स की तरफ चला गया है, जो एक पॉजिटिव मूव है। इस फील्ड में इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स एक्सेट्रा को प्रमोट कर वेस्ट बंगाल अपने एग्रीकल्चर लैंड में बढ़ते प्रेशर को कम कर अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज कर सकता है। टूरिज्म के मामले में वेस्ट बंगाल की फ्लोरा और फौना की डाइवर्सिटी इसे एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन भी बनाते हैं। सुंदरबंस और जल्दापारा नेशनल पार्क दार्जिलिंग के हिल स्टेशंस, होवरा और विक्टोरिया मेमोरियल जैसे ब्रिटिश आर्किटेक्चर्स इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शन रहे हैं। यहाँ टूरिज्म को सपोर्ट करने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी है फॉर इनकरेजिंग टूरिस्ट। वाइड नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवेज जैसे होवरा, सियालदा और न्यू जलपाईगुड़ी जैसे रेलवे हब्स ने भी टूरिज्म को सपोर्ट किया है। 2017 में यहाँ का डोमेस्टिक टूरिस्ट अराइवल लगभग 7.9 करोड़ और फॉरेन टूरिस्ट का अराइवल लगभग 16 लाख रहा। 2018 से 19 में एक नया टूरिस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, जिसमें जॉयचंदी पहाड़ टूरिज्म प्रोजेक्ट, पुरुलिया, रेनोवेशन ऑफ तीस्ता पर्यटक आवास एक्सेट्रा जैसे प्रोजेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। वेस्ट बंगाल के प्रॉस्पेक्ट्स इसलिए भी अच्छे हैं क्योंकि एक मेजर पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल प्रोड्यूसर है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन 10,000 करोड़ अपने हल्दिया रिफाइनरी में इन्वेस्ट करने वाला है, जो इसकी कैपेसिटी ड्रास्टिकली इंक्रीज कर देगा। ग्रेट ईस्टर्न एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड GEECL रानीगंज में $2 बिलियन शेल गैस एक्सट्रैक्शन में इन्वेस्ट करने के प्लान में है। हम आपको बता दें कि शेल गैस एक बेहद क्रूशियल सोर्स ऑफ नेचुरल गैस है, जिसने पिछले कुछ सालों में यूएसए की एनर्जी डिपेंडेंसी को कम किया है। इसके अलावा पिछले साल अशोकनगर ऑयल फील्ड से ONGC ने अपने 60 साल के इंडिवर के बाद फाइनली गैस एक्सट्रैक्शन चालू कर दिया है। इन सब फैक्टर्स के चलते ही शायद वेस्ट बंगाल का नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट पिछले दशक में लगभग 12% रहा। तो दोस्तों, ये थी वेस्ट बंगाल की इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, ट्रांसफॉर्मेशन और उसके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की कहानी। इस बात को कहना गलत नहीं होगा कि बंगाल ने बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस देखे और ब्रिटिश पीरियड में जो उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ उसको नकारा नहीं जा सकता। पर क्या वेस्ट बंगाल के पास कोई चांस नहीं है? तो ये सरासर गलत है। वेस्ट बंगाल का पोटेंशियल अनमैच्ड है और अगर वहाँ के लोग मेहनत करते हैं और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच का कॉपरेशन बेहतर रहता है तो वेस्ट बंगाल वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोइंग स्टेट की तरह इमर्ज कर सकता है। और हमारी आशा भी वेस्ट बंगाल से यही है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।